Hello guys, welcome back to our channel part 2 Rebirth Mistake. चैप्टर 6 ईवा का अपने पापा को मम्मी का सच बताना। डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप रखा और संदीप की हेल्थ की जांच की। उन्होंने पाया कि संदीप की हेल्थ में कोई खास समस्या नहीं थी और उनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी थी। मगर जब डॉक्टर ने ईवा की ओर देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता नजर आई। अभी भी बुखार है, मेडिसिन का असर स्लो है, अगर हम उसे ड्रिप पर डाल दें तो असर जल्दी होगा, डॉक्टर ने कहा। संदीप ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो फिर हम ड्रिप का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, अगर आपको ठीक लगे तो हम ड्रिप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ और भी बताना है। संदीप ने डॉक्टर की ओर घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या मेरी बेटी को कोई और गंभीर समस्या है? डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है? संदीप के चेहरे पर कुछ असमंजस था। अभी ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया। क्या मेरी बेटी को कोई गंभीर बीमारी है जो महंगे इलाज की मांग कर रही है? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक करवा लूंगा। डॉक्टर, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। ईवा जो एक तरफ खड़ी थी वो शॉक्ड महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी इतने गंभीर मामले का सामना नहीं किया था। डॉक्टर का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी बीमार नहीं है। दरअसल वो थोड़ी कुपोषित है, उसे अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है। अगर ये हालात रहे तो उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। संदीप को सुनकर थोड़े शर्मिंदा हो गए। उनकी छोटी बेटी सच में कुपोषित थी। डॉक्टर ने फिर एक के बाद एक सवाल पूछे, तुम्हारी उम्र कितनी है? 15, ईवा ने धीरे से जवाब दिया। क्या तुम्हें पीरियड्स शुरू हुए हैं? डॉक्टर ने पूछा। बायोलॉजी क्लास में तो पढ़ा होगा कि यंग गर्ल्स को महीने में एक बार पीरियड्स होते हैं। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। संदीप का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ईवा, उन्होंने पूछा। ईवा थोड़ी कंफ्यूजन में दिखी और सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता। संदीप को झटका लगा। उनकी बड़ी बेटी रिया को तो 3 साल पहले ही पहला पीरियड आ गया था, लेकिन उनकी छोटी बेटी को कुछ नहीं हुआ था। डॉक्टर ने समझाया कि ईवा कुपोषित है और इसलिए उसके पीरियड्स में देरी हो रही है। रिया की तुलना में ईवा बहुत दुबली है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, यही कारण है कि उसके पीरियड्स लेट हो रहे हैं, डॉक्टर ने बताया। संदीप को थोड़ा परेशान हुआ। क्या अब ये देर हो चुकी है? डॉक्टर ने उन्हें शांति से समझाया, नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर 12 से 16 साल के बीच पहला पीरियड आता है, मगर तुम्हारी बेटी बहुत कमजोर है। अगर यही हाल रहा तो शायद 16 साल की उम्र में भी उसे पीरियड ना आए। संदीप को ये सुनकर चिंता होने लगी। उन्होंने जल्दी से हिसाब लगाया कि रिया को जब पहला पीरियड आया था वो ईवा से 2 साल बड़ी थी। फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी कुपोषित कैसे हो सकती है। डॉक्टर ने फिर उन्हें समझाया कि अगर ईवा को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके शारीरिक विकास पर असर पड़ेगा। संदीप थोड़े असमंजस में थे। हम तो उसे अच्छा खाना देते हैं, तो फिर ये कुपोषित कैसे हो सकती है? ईवा को ये सब सुनकर बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वो चुप रही। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? संदीप ने तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, हम किसी को भी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, दोनों का बराबरी से ख्याल रखा जाता है। इस बीच ईवा का पेट जोर से गड़गड़ाया। डॉक्टर ने इसे सुना और तुरंत समझ गई कि ईवा को लंबे समय से ठीक से खाना नहीं मिला था। डॉक्टर ने फिर सवाल पूछा, तुमने आज कुछ खाया है? ईवा थोड़ी शर्म से बोली, मुझे ख्याल है कि आज कुछ नहीं खाया। डॉक्टर की आवाज में गुस्सा था, तुमने कुछ नहीं खाया और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ईवा की आवाज बहुत धीमी थी। डॉक्टर, प्लीज मेरे पापा को ब्लेम मत कीजिए। मेरे पापा काम पर जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तुम्हारे पापा को नहीं पता, पर तुम्हारी मम्मी को तो जरूर पता होगा। क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? डॉक्टर ने थोड़ी तीखी आवाज में पूछा। ईवा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसका चेहरा झुक गया। संदीप को अब ये समझ में आ गया कि सच में कुछ गलत हो रहा था। उनकी पत्नी ने ये सब क्यों किया, उन्हें अब समझ में आ रहा था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ईवा, क्या तुम मुझे सच बताना चाहोगी? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना नहीं दिया? ईवा की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मम्मी हमेशा कहती हैं कि मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। वो कहती हैं कि घर में खाना कम है और लड़कियों के लिए कम खाना बेहतर है। संदीप को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उनकी छोटी बेटी की हालत को लेकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ऐसा कहा? संदीप ने पूछा। ईवा ने धीरे से कहा, हाँ, वो कहती हैं कि लड़कों को ज्यादा खाना मिलता है, पर लड़कियों के लिए कम खाना ही सही है। और जब मैंने ज्यादा खाया तो मम्मी ने कहा कि मुझे गिल्ट महसूस करना चाहिए। संदीप को अब ये समझ में आ गया कि उनकी पत्नी ने अपनी बेटियों के साथ कितना गलत किया था। अब उन्हें अपनी पत्नी के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई।
उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी को अभी भी बुखार है, क्या आप ड्रिप लगा सकती हैं, जबकि मैं उसके लिए कुछ खाना अरेंज करूं? बिल्कुल, लेकिन आप उसे हल्का खाना दे दीजिए। वो बहुत लंबे समय से भूखी है और एक बार में ज्यादा खाना नहीं खा पाएगी, डॉक्टर ने कहा। संदीप ने ईवा को दलिया दिया और कहा, ये बाउल पास के होटल से लाया हूं, खाओ, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ईवा ने धीरे धीरे दलिया खाना शुरू किया। उसका पेट भर रहा था, लेकिन संदीप का दिल भारी था। ईवा, तुम्हारी भूख पूरी हो रही है? संदीप ने पूछा। ईवा ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि लड़कियों के लिए कम खाना अच्छा होता है। संदीप को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें और उनकी बेटियों को कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया था। उन्होंने ईवा से वादा किया, अब से तुम किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस करोगी। मैं तुम्हारे लिए सही खाना अरेंज करूंगा। तुम चाहे जितना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी हो और तुमसे प्यार करता हूँ। ईवा ने अपने पापा की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया और अपना खाना खत्म किया। संदीप का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वो अपनी फैमिली के लिए सही कदम उठाएंगे। चैप्टर 7 अनीता का ईवा को थप्पड़ मारना। संदीप ने ईवा को दलिया दिया और कहा, ये बाउल पास के होटल से लाया हूं, खाओ, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ईवा ने धीरे धीरे दलिया खाना शुरू किया। उसका पेट भर रहा था, लेकिन संदीप का दिल भारी था। ईवा, तुम्हारी भूख पूरी हो रही है? संदीप ने पूछा। ईवा ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगती है, लेकिन मम्मी हमेशा कहती हैं कि लड़कियों के लिए कम खाना अच्छा होता है। संदीप को अब पूरी तरह से एहसास हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें और उनकी बेटियों को कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया था। उन्होंने ईवा से वादा किया, अब से तुम किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस करोगी। मैं तुम्हारे लिए सही खाना अरेंज करूंगा। तुम चाहे जितना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेटी हो और तुमसे प्यार करता हूँ। ईवा ने अपने पापा की बातों को सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया और अपना खाना खत्म किया। संदीप का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वह अपनी फैमिली के लिए सही कदम उठाएंगे। अस्पताल से लौटने के बाद ईवा और संदीप साइकिल से घर पहुंचे। सर्द रात की हल्की हवा ईवा के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसकी तबीयत अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। संदीप के मन में कई सवाल थे। अस्पताल में डॉक्टर ने ईवा की हालत के बारे में बताया था, लेकिन ये बात उसे लगातार परेशान कर रही थी कि अनीता इसे कैसे लेगी। साइकिल घर के सामने रुकी। जैसे ही वे उतरे, अनीता गुस्से में दरवाजे पर खड़ी थी। कितना खर्च हुआ? उसने तीखे स्वर में पूछा। संदीप ने उसकी ओर नाराजगी से देखा। वो समझ चुका था कि अनीता की चिंता केवल पैसों तक सीमित है। खर्च की चिंता मत करो, जरूरी ये है कि ईवा अब बेहतर है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अनीता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में केवल खर्च का हिसाब किताब घूम रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं थी, घर की दवाई काफी थी। ईवा, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी थी, अनीता की यह बातें सुनकर अंदर तक हिल गई। उसकी हालत पहले ही खराब थी और अब इस तरह की बातें सुनकर उसका मन और टूट गया। अनीता का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने ईवा की ओर देखा, उसकी स्थिति को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। गुस्से में उसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी चेतावनी के ईवा की पीठ पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि घर के अंदर मौजूद रिया और बाकी सदस्य भी सुन सकते थे। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अनीता चिल्लाई, तुम्हें पैसे की कोई कद्र नहीं है। संदीप ने ये देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने साइकिल को जोर से फेंक दिया और तुरंत ईवा को अपने पीछे खींच लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? बीमार बच्ची पर हाथ उठा रही हो? उसने गुस्से में कहा। अनीता ने संदीप को तीखी नजरों से देखा। तुम मेरे ऊपर चिल्ला नहीं सकते, घर चलाने का बोझ मुझे ही उठाना पड़ता है। संदीप ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस बहस का कोई अंत नहीं है। उसने ईवा को रिया के हवाले किया और कहा, उसे कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। रिया, जो अंदर थी, भागते हुए बाहर आई। उसने माँ और पिता के बीच खड़े होकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। माँ, ईवा अभी भी बीमार है, उसे आराम करने दीजिए। प्लीज, झगड़ा बाद में कर लीजिए। अनीता ने गुस्से से रिया को देखा। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन रिया ने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। कमरे में पहुंचकर ईवा ने चुपचाप बिस्तर पर लेटते हुए कंबल ओढ़ लिया। उसका शरीर थकावट से टूट रहा था, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा परेशान था। रिया ने बिस्तर के पास बैठते हुए कहा, ईवा, चिंता मत करो। माँ का गुस्सा ऐसे ही है, वो पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचती है। ईवा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से कहा, मैं सोना चाहती हूँ। रिया, मुझे अकेला छोड़ दो। रिया को समझ नहीं आया कि ईवा इतनी ठंडी और अलग क्यों लग रही है। वो चुपचाप कमरे से निकल गई।
दूसरी ओर अनीता और संदीप के बीच बहस तेज हो रही थी। तुम्हें पैसे की इतनी फिक्र क्यों है? बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए अस्पताल ले गया, संदीप ने गुस्से में कहा। और घर चलाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम्हें लगता है कि ऐसे हर छोटी बात पर अस्पताल जाना सही है? तुम्हें उसकी हालत देखकर यह समझना चाहिए कि यह छोटी बात नहीं थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर की दीवारें भी थरथराने लगी। कमरे में लेटी ईवा ने सब कुछ सुना। वह जानती थी कि यह लड़ाई उसके कारण ही हो रही है, लेकिन इस बार उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो इन झगड़ों से खुद को अलग रखेगी। आगे बढ़ो, लड़ाई करो, मुझे अब इन झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, उसने खुद से कहा। अगले दिन सुबह ईवा ने थोड़ा बेहतर महसूस किया। उसका बुखार उतर चुका था और वो फ्रेश लग रही थी। उसने धीरे धीरे कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। तभी रिया कमरे में आए। ईवा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, रिया ने अंदर आते हुए कहा। ईवा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात करनी है तो करो, वरना छोड़ दो। रिया ने ईवा के इस नए रूप को महसूस किया। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? ईवा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस अब चीजों को अलग तरह से देख रही हूँ। इस बातचीत के बाद ईवा ने खुद से एक वादा किया। उसने ठान लिया कि वह अपने लिए खड़ी होगी। परिवार की समस्याओं में खुद को बलिदान करने की बजाय वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेगी। चैप्टर 8 अनीता का ईवा को फिर से चोट पहुंचाना। ईवा हल्का सा हंसी और रिया की ओर देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? बहन, तुमने क्या गलती की है जो मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए? रिया हैरान रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वो ईवा को जवाब नहीं दे पाई। ईवा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखकर रिया का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया था कि उसने ईवा के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए ईवा उससे गुस्सा है। कुछ कहने की हिम्मत न होने पर रिया ने इस टॉपिक से भाग जाने का फैसला किया। उसका चेहरा नीचे था और आंखें आंसुओं से भरी थीं। कल पापा ने मम्मी से लड़ाई की। वो बहुत जोर से थी और मम्मी रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे उनकी लड़ाई खत्म हो जाए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ईवा ने नीचे देखा और उसने कुछ नहीं बोला। रिया ने चोर नजर से ईवा को देखा और एक और कोशिश की। असल में मुझे इस बारे में कुछ पता है। जब से हमारे मम्मी पापा ने अपनी जॉब्स खोई हैं, मम्मी घर के खर्च संभाल रही हैं जबकि पापा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन पापा का पैसा इतना कम है कि पूरे परिवार के खर्चों के लिए भी काफी नहीं है, और हम दोनों स्कूल जा रहे हैं। ओह, हमारे परिवार में पैसे की कमी है और हमारे मम्मी पापा इस वजह से परेशान हैं। ईवा ने चुप रहने का फैसला किया और कुछ नहीं बोला। रिया ने अपने होठों को कड़काते हुए नफरत से बोली, ईवा, ये करते हैं, मैं स्कूल छोड़ दूंगी और काम करने जाऊंगी। अगर हम में से कोई काम करेगा तो हमारे मम्मी पापा पर कुछ बोझ हल्का होगा और फिर वो नहीं लड़ेंगे। जब तक हमारे मम्मी पापा ठीक हैं, मैं अपनी तरफ से जो भी सैक्रिफाइस देने को तैयार हूँ। वो सब कुछ वत है। नहीं, मुझे लगता है कि तुम भी इस बात से एग्री हो। ईवा ने इविल स्माइल किया। बहन, यह अच्छा है कि तुम ऐसा सोचती हो। मैं छोटी से ही तुम्हारी बातें नहीं मानी। इस बार भी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट तो एवरेज हैं, अच्छे नहीं हैं। इसलिए तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना मुश्किल होगा। मेरे रिजल्ट तुमसे बेहतर हैं और मैं जरूर अच्छा काम करूंगी जिससे तुम्हारी आज की सैक्रिफाइस का फल मिले। बहन, इन सालों में मम्मी ने तुम्हें बिल्कुल पैम्पर नहीं किया। ईवा ने रिया को छूकर उसे छेड़ा और रिया को गुस्सा आ गया। जब उसने ईवा की बातें सुनी तो उसने आंखें गुस्से से बंद कर ली। रिया, जो हमेशा से छोटी सोच वाली थी, हर चीज में जीतने का शौक रखती थी, खासकर अपनी बहन ईवा से कभी हारना नहीं चाहती थी। कई सालों से रिया कभी भी ईवा से अपने पढ़ाई के मामले में बेहतर नहीं रही थी। ईवा के पहले शब्द रिया के दिल को चीर रहे थे। अनिता, जो दरवाजे के पीछे छुपी थी, बिना किसी इंतजार के अंदर आ गई। उसने ईवा के नाखूनों पर उंगली रखते हुए उसे डांटा। यह क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारी मम्मी के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, और तुम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और इतना सैक्रिफाइस करने को कह रही हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, सारे साल तुम्हारा पालन पोषण किया है, ये सब बेकार है। एक पल के लिए ईवा हैरान हो गई, फिर उसने रिया की तरफ देखा। वह जानती थी कि रिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने सोचा नहीं था कि उसकी मम्मी असल में दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। अनिता ने ईवा की तरफ देखा और कहा, मुझे सुनो, अगर तुम मुझे अपनी मम्मी समझती हो तो रात को अपने पापा से कह दो कि तुम बेकार हो, तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है और तुम स्कूल नहीं जाना चाहती, तुम्हें काम पर जाना है, समझी?
रिया ने चुपचाप अनिता के पास खड़ी हो गई, बिना कुछ कहे। क्या है ये लड़की, मैंने इतना सब कहा, तुमने सुना या नहीं? कुछ तो बोलो। तुम एक बैडलक हो, तुम्हारे पास ना दिल है ना अकल। अनिता ने एक कदम आगे बढ़कर ईवा के बालों को पकड़ लिया और उसकी कानों में चीखें देकर गालियां देने लगी। पास्ट लाइफ में अनिता ने ईवा को बहुत गालियां दी थी, लेकिन कभी ज्यादा नहीं मारा। इस जिंदगी में कल का घटना एक स्विच की तरह था जो अनिता के शरीर में एक्टिवेट हो गया। जब तक वो ईवा के रिएक्शन से खुश नहीं होती, वो उसे मारते रही। ईवा के कान दर्द से भर गए और आंखें लाल हो गईं। ईवा ने अनिता के दूसरे हाथ को पकड़ लिया और उनके हाथों पर काट लिया। अनिता चीख उठी और ईवा के बालों को छोड़ दिया। बिना किसी और बात के ईवा घर से बाहर भाग गई। उसके पापा घर पर नहीं थे। ईवा इस घर में नहीं रुक सकती थी। इस जिंदगी में ईवा ने स्कूल छोड़ने से इनकार कर दिया और उसकी माँ उससे जी जान से नफरत करती थी। तो एक बैड लक है, ईवा ने घर से भागते समय सुना। उसके पीछे हवा थी और वो खरगोश की तरह भाग गई। किसी से टकराते ही उसने अपना चेहरा कस लिया। क्या उसने फिर से ईवा के कपड़ों पर खून देखा? क्या उसकी आंखें गलत देखी? आज उसकी माँ ने ईवा को नहीं मारा। ईवा कैसे फिर से नोज ब्लीडिंग हो सकती थी? ईवा, जो अपने सिर को नीचे की तरफ कर रही थी, किसी के कंधे से टकरा गई। उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ गिरने लगा। जब उसने सोचा कि उसका बम जमीन पर लगेगा, उसकी कमर को एक ऐसा हाथ लगा जो कड़ा, जाना पहचाना और अजीब था, जो उसे उठाने के लिए मदद कर रहा था। फिर से चोट लगी है। सिद्धार्थ ने देखा कि ईवा का गला, जो एक सफेद हिरन की तरह सुंदर था, फिर से खून से ढक गया था। उसकी आवाज में गुस्सा था। ईवा ने हाथ बढ़ाकर अपने कान को छूने की कोशिश की। कुछ देर पहले जब उसकी मां ने उसे पकड़ रखा था तो उसे दर्द महसूस हुआ था, लेकिन अब वो दर्द ज्यादा हो गया था। सिद्धार्थ ने ईवा का हाथ पकड़ लिया। हाँ, मत हिला। सिद्धार्थ ने देखा और ईवा को अपनी तरफ से घुमाया। उसने सच में देखा कि ईवा के कान पर एक चोट लगी थी। ये किसने किया? क्या यहाँ किसी बच्चे पर टॉर्चर हो रहा है? ईवा का चेहरा उदास हो गया। मेरी माँ। सिद्धार्थ की भावनाएं हिल गईं। उसने सुना था कि अनिता आंटी अपनी बड़ी बेटी को पसंद करती है और छोटी बेटी को इतना नहीं, लेकिन यह और भी बुरा है। ये तो टॉर्चर है। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ ने मुझे स्कूल छोड़ने और काम करने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। जब ईवा ने ये कहा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। घर पर रहते हुए वो अपने आंसुओं को रोक रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के सामने आते ही वो खुद को नहीं रोक पाए। शायद सिद्धार्थ की आवाज इतनी शांत थी और उसकी सुरक्षा महसूस करने से उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। ठीक है, अपने आंसू पोंछो। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलूंगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर ईवा के चेहरे पर से आंसू पोंछना चाहा, लेकिन वो पहले ही रुक गए। सिद्धार्थ ने ईवा को उस फैक्ट्री के एंट्री गेट पर ले जाकर रखा जहां संदीप काम करते थे। जो आंसू तुम अभी रोक रही थी, उन्हें बाद में बहा देना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जोर से रोना। जो भी मामला है, तुम्हारे पापा वापस जाकर तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे, समझी? ईवा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ये देखकर कि ईवा ने उसकी बात समझ ली है, सिद्धार्थ ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो संदीप को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद संदीप बाहर आए। सिद्धार्थ द्वारा सिखाई गई बातों के अनुसार जैसे ही ईवा ने संदीप को देखा, वो रोने लगी। 2 जन्मों की भड़ास को समेटे हुए ईवा का रोना कितना बुरा हो सकता था। चैप्टर 9, ईवा का खून से लथपथ होना और सिद्धार्थ का उसकी मदद करना। सिद्धार्थ ने ईवा को उस फैक्ट्री के एंट्री गेट पर ले जाकर रखा जहां संदीप काम करते थे। जो आंसू तुम अभी रोक रही थी, उन्हें बाद में बहा देना। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जोर से रोना। जो भी मामला है, तुम्हारे पापा वापस जाकर तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे, समझी? ईवा ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। ये देखकर कि ईवा ने उसकी बात समझ ली है, सिद्धार्थ ने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो संदीप को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर बाद संदीप बाहर आए। सिद्धार्थ द्वारा सिखाई गई बातों के अनुसार जैसे ही ईवा ने संदीप को देखा, वो रोने लगी। 2 जन्मों की भड़ास को समेटे हुए ईवा का रोना कितना बुरा हो सकता था। छोटी बेटी का बुखार कल ही उतरा था। आज उसकी गर्दन पर खून देखकर संदीप का दिल दहल गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ, ईवा? मत रो, पापा को बताओ, ये खून कैसे लगा? ईवा कुछ नहीं बोली। वो इतनी जोर से रो रही थी कि उसकी सिसकियों ने संदीप को बहुत बुरा महसूस कराया। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स पहले से ही उन पर ध्यान दे रहे थे। ईवा की गर्दन पर खून सिर्फ संदीप का ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों का भी ध्यान खींच रहा था। संदीप अंकल, बेहतर होगा कि आप ईवा हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराएं। सिद्धार्थ ने याद दिलाया कि भले ही अब घाव से खून नहीं बह रहा था, फिर भी उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। संदीप ने कई बार सिर हिलाया। हाँ ईवा, मत रो, पापा तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। तुम
इस वक्त संदीप को उस लड़के का ध्यान आया जो ईवा के साथ आया था। अपनी बेटी की हालत देखकर वो उसे पूरी तरह से भूल ही गए थे। बिल्कुल साफ था कि ईवा को यहां तक वही लड़का लाया था। संदीप उसे थैंक्स कहना चाहते थे, पर जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो चौंक गए। वो सिद्धार्थ था। संदीप उसे पहचानते थे। जो बात संदीप को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो थी सिद्धार्थ की फैमिली की रेपुटेशन। भले ही वे सभी एक ही मोहल्ले में रहते थे, संदीप ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी फैमिली का सिद्धार्थ की फैमिली से कोई संबंध होगा। सिद्धार्थ, ईवा को यहां लाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। सिद्धार्थ उनसे छोटा था, फिर भी संदीप को उसे उसके नाम से बुलाने की आदत नहीं थी। कोई बात नहीं, सिद्धार्थ ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। संदीप अंकल, मैं अब चलता हूं। संदीप, बाकी सब अच्छे से संभाल लेंगे। जैसे ही सिद्धार्थ गया, संदीप ने फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी ली और ईवा को हॉस्पिटल ले गए। फैक्ट्री में जल्दी ही ये बात फैल गई कि ईवा की गर्दन पर खून था, इसलिए संदीप के टीम लीडर को भी पता चल गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और वह चोटिल हो गई है। उन्होंने संदीप को आराम से छुट्टी लेने की इजाजत दे दी। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईवा को चोट पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि संदीप की वाइफ अनीता थी। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? डॉक्टर ने पेशेंट को तुरंत पहचान लिया जो कल ही आया था। सबसे अजीब बात यह थी कि हालात ठीक होने के बावजूद कुपोषण का केस था, तो बाप बेटी की जोड़ी ने डॉक्टर पर गहरी छाप छोड़ी थी। ये क्या है? जैसे ही उन्होंने ईवा की गर्दन पर खून देखा, डॉक्टर ने उसका कंधा पकड़ा और उसे साइड में घुमाया। जैसे ही उन्होंने उसके कान को छुआ, ईवा दर्द से चिल्ला उठी। कानों को इस तरह से काटने के लिए काफी ताकत लगती है। आप लोग सच में। कान के गहरे जख्म को देखकर डॉक्टर की आंखों में नाराजगी साफ थी। कल बुखार और कुपोषण था और आज ये खून बहता हुआ घाव। अब डॉक्टर को डाउट हो रहा था कि ये केवल बेटी की चोट का मामला नहीं था, बल्कि ये सवाल था कि क्या वाकई ये उनकी सगी बेटी है। ईवा ने अपनी आंखें मली। डॉक्टर, मेरे पापा को दोष मत दो, उन्हें कुछ नहीं पता है। बेटा, इस तरह अंधभक्ति मत दिखाओ, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं पता। और तुम्हारी मम्मी का क्या? बच्चे को इस हद तक तंग होने देना। मत बताना कि मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने नोटिस किया कि कल से जब भी उसने मम्मी का जिक्र किया, इस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर माजरा क्या था? संदीप इतना गुस्से में था कि उसके दोनों हाथ मुट्ठियों में बंध गए। अगर छोटी बेटी को मोहल्ले के बच्चों ने तंग नहीं किया, तो इसका मतलब ये सिर्फ उसकी वाइफ हो सकती थी जिसने ऐसा किया था। नर्स ने तुरंत ईवा की देखभाल शुरू की। पहले उसने ईवा की गर्दन पर लगा खून साफ किया, फिर लाल रंग की दवा लगाकर पट्टी बांध दी। हालांकि जब नर्स पट्टी बांध रही थी, संदीप ने खासतौर पर कहा कि वो ईवा का पूरा कान कवर कर दे ताकि चोट ज्यादा गंभीर लगे। नर्स ने अजीब नजरों से संदीप की ओर देखा, लेकिन उसकी बात मान ली। मन ही मन उसे लगा कि पट्टी बर्बाद हो रही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ईवा ने अपने भारी हो चुके कान को अजीब ढंग से छुआ। उसने सिर झुकाकर संदीप की ओर देखा। संदीप ने अपनी छोटी बेटी को देखा, जो इतनी साफ सुथरी दिख रही थी। उसकी काली और चमकीली आंखें काले मोतियों की तरह सुंदर लग रही थी। उसका दिल पिघल गया। ईवा, मत डरो, पापा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। संदीप ने जब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो ईवा थोड़ी असहज महसूस करने लगी। अपने पास्ट लाइफ में उसकी अपने पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। उसके पापा उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। ईवा जानती थी कि पापा का उसके लिए ऐसा बिहेवियर उनकी गलती नहीं थी। इन सबकी जिम्मेदार वो खुद थी। हर बार जब उसकी माँ ने उसे रिया के कारण परेशान किया, वो सोचती थी कि बस अगर वो फैमिली का ख्याल रखे और उसके मम्मी पापा के बीच झगड़ा ना हो, तो उसकी कुर्बानी वाजिब है। हर बार जब उसके पापा ने उसकी मदद की, वो अपनी मम्मी के पक्ष में खड़ी होकर माफी मांगती थी। इससे उसके पापा का चेहरा खराब होता और वो दिल टूट जाता। समय के साथ उसके पापा ने उसके बारे में चिंता करना ही छोड़ दिया। दुखी होने के साथ साथ वो इस बात पर भी नाराज थे कि उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। ये कहावत उसके पापा की फीलिंग को बिल्कुल सही तरीके से शो करती थी। ईवा ने पास जाकर संदीप के करीब झुककर खड़ी हो गई। इस लाइफ में वो अपने पापा को फिर से निराश और दुखी नहीं होने देगी। उसे पहले खुद को खड़ा होना होगा। जब ईवा घर से बाहर भागी और आधे दिन के लिए गायब हो गई, तो अनिता को शुरुआत में कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि ईवा के पास कोई जगह नहीं होगी और वो बिना किसी शर्त के घर वापस आ जाएगी। वो फिर ईवा से अपनी इच्छाएं पूरी करने को कहेगी। उसे विश्वास था कि ईवा फिर से मना नहीं कर पाएगी, जब तक कि वो इस घर में कभी लौटने की इच्छा नहीं रखती। लेकिन 1-1.5 घंटे बीत गए और सूरज ढलने लगा। अब संदीप के काम से लौटने का समय हो गया था, लेकिन अनिता को अब भी ईवा का कोई पता नहीं चला। उसे चिंता होने लगी। ये दुष्ट लड़की, वो बहुत बिगड़ गई है। ये जंगली लड़की। आधा दिन बीत गया और वो अब तक वापस नहीं आए। जब वो आएगी
तो मैं देखूंगी कि उसे कैसे संभालना है। मम्मी, क्या आपको नहीं लगता कुछ हो सकता है? रिया के चेहरे पर संदेह था। कल से ईवा अजीब व्यवहार कर रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि ईवा पहले जैसी नहीं रही। हालांकि यह सिर्फ बुखार था, लेकिन उसके बुखार में ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। अब उसे धोखा देना और मनाना इतना आसान नहीं था। क्या हो सकता है, जब वो वापस आएगी तो मैं उसे एक अच्छी सबक दूंगी। जब बड़ी बेटी ने नर्म रवैया अपनाया तो अनिता सीधी होकर बैठ गई, अपने रिया के लिए अपनी प्रोटेक्टिव फीलिंग दिखाते हुए। चेहरे पर बदलाव आते ही वे दोनों बाहर दौड़ पड़े। लेकिन जब दोनों ने देखा कि ईवा सच में संदीप की साइकिल पर वापस आई है, तो उनके चेहरे, खासकर अनिता के चेहरे का रंग तुरंत काला पड़ गया। अनिता कुछ कदम आगे बढ़ी और ईवा को साइकिल से खींचने की कोशिश की। इस समय जब ईवा ने अपनी तरफ मोड़ा और अपनी पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई कानों को दिखाया, जो अब सफेद, मोटे और बिना किसी मांस के दिखाई दे रहे थे, तो उसे अचानक गिल्ट महसूस हुआ। अनिता को याद आया कि जब ईवा बाहर भागी थी, उसने ईवा के कानों को पकड़ लिया था। उस समय ईवा बहुत दर्द में लग रही थी और उसने उसे काटकर पलटवार भी किया था। क्या ये सच में उसकी गुस्से में उस पकड़ से ईवा के कान टूट गए? उसने उसने नहीं सोचा था कि उसने इतनी ताकत लगाई होगी। रिया भी चौंकी। उसने अनिता को पकड़ा। मम्मी, जब ईवा बाहर भागी थी, मैंने उसके कपड़ों पर खून देखा था। चैप्टर 10, रिया का ईवा को ब्रेन वॉश करने का ट्राई करना। अनिता को याद आया कि जब ईवा बाहर भागी थी, उसने ईवा के कानों को पकड़ लिया था। उस समय ईवा बहुत दर्द में लग रही थी और उसने उसे काटकर पलटवार भी किया था। क्या ये सच में उसकी गुस्से में उस पकड़ से ईवा के कान टूट गए? उसने उसने नहीं सोचा था कि उसने इतनी ताकत लगाई होगी। रिया भी चौंकी। उसने अनिता को पकड़ा। मम्मी, जब ईवा बाहर भागी थी, मैंने उसके कपड़ों पर खून देखा था। मम्मी ने ईवा को चोट पहुंचाई है। पापा जरूर नाराज होंगे। अगर मम्मी ने फिर से पापा से ईवा के लिए झगड़ा किया, तो क्या पापा मम्मी को माफ करेंगे? ईवा की चोट देखकर अनिता तुरंत चुप हो गई। दूसरी तरफ जब संदीप ने घूरा तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था, उसने अनिता को डराया और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। संदीप को एक अच्छे आदमी के रूप में जाना जाता था। वो आसानी से गुस्सा नहीं होता, लेकिन जब वो व्यक्ति जो गुस्सा नहीं होता, थोड़ी सी नाराजगी दिखाता है, तो वो और भी डरावना होता है। इसलिए जब संदीप ने गुस्से के पहले संकेत दिखाए, तो अनिता ने अपनी घमंड छिपा ली और खुद को संभालने की कोशिश की। संदीप ने साइकिल रोकी और अनिता से चौक में बहस नहीं की। तुम मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये कहते हुए वो अनिता की ओर बढ़ा और अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। अनिता ने अपनी सांस रोके रखी और उसके पीछे पीछे चली गई। रिया इतनी डर गई कि वो ईवा के पास दौड़कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ईवा, पापा का चेहरा ठीक नहीं है। वो क्यों ऐसे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वो मम्मी से झगड़ा करेंगे? क्या हमें जाकर उन्हें सुलझाना चाहिए? ईवा ने रिया का हाथ खींच लिया। अगर तुम्हें सुलझाना है तो तुम जा सकती हो। मैं नहीं कर सकती, मुझे मार पड़ने का डर है। उस पल में ईवा का दिल पहले ही अनिता द्वारा तोड़ दिया गया था। उसकी अपनी मम्मी अनिता के शब्दों ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया। इस लाइफ में रिबत का टाइम भी बहुत कोइंसिडेंस से था। ये तब था जब उसने पता लगाया कि उसका बुखार जानबूझकर पैदा किया गया था। ईवा, क्या तुम नहीं चाहती कि पापा और मम्मी अच्छे से रहें? रिया ने बात शुरू की और जैसे पहले ईवा को लाड़ प्यार करने की कोशिश की। अगर कुछ थप्पड़ और थोड़ी तकलीफ से पापा और मम्मी के बीच की खटास मिटती है, तो मैं ये जरूर करने के लिए तैयार हूं। जब ईवा ने रिया के मुंह से ये शब्द सुने, तो वो आग बबूला हो गई। पास्ट लाइफ में रिया की लगातार इस तरह की दिल को छूने वाली तरकीबों और ब्रेन वॉशिंग के चलते ईवा ओबीडियंट होकर चुप हो गई थी। रिया सिर्फ बातें करती थी और कोई काम नहीं करती थी। ईवा हमेशा अकेली होती थी बेकार के काम करने के लिए। ईवा ने मजाक में कहा, दीदी, तुमने तो ऐसा कहा है, तो जल्दी से जाओ और उन्हें समझाओ। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, भले ही तुम्हें पीटा जाए, यह मम्मी के लिए ही है। जल्दी करो, जब तुम्हें पीट लिया जाएगा, तो पापा और मम्मी अपने झगड़े सुलझा लेंगे। वैसे भी जो फिजिकल रूप से पीटेगा, वो पापा नहीं होंगे। सिर्फ मम्मी ही अपनी फीलिंग को बाहर निकालने के लिए ऐसा करेगी। अपनी सबसे प्यारी बड़ी बेटी के सामने मम्मी निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। जब रिया ने देखा कि वो गुमसुम है और कोई हरकत नहीं कर रही है, ईवा ने उसे थोड़ा धक्का दिया। दीदी, जल्दी जाओ, अगर बहुत देर हो गई तो पापा और मम्मी झगड़ा करने लगेंगे। रिया कुछ बोलने से पहले ही उसके शरीर ने ईमानदारी से रिएक्शन दिया। उसने घुमाया। वो कैसे इस कपल के कमरे में जाने को तैयार हो सकती थी? रिया ने शर्माते हुए कहा, पापा और मम्मी अभी बहस कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त अंदर गई तो उनके लिए निश्चित रूप से अजीब होगा।
मैं तब तक रुकूंगी जब तक वे झगड़ा खत्म नहीं कर लेते और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ये कहकर वो सीधे अपने कमरे में भाग गई। ईवा ने मजाक उड़ाया। वो पहले से ही रिया के सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर के बारे में जानती थी। सिर्फ उसकी मम्मी ही रिया को एक खजाने की तरह मानती थी। उसे नहीं पता था कि संदीप ने अनिता से क्या कहा, क्योंकि उस नज़र में ईवा के लिए बहुत दुश्मनी थी, जैसे वो अपनी दुश्मन को देख रही हो। इसके अलावा इस दिन से अनिता ने ईवा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ईवा इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं थी। ईवा मुस्कुराई। उसे इस तरीके के मेंटली टॉर्चर का पता था। इसे कहते हैं पास्ट लाइफ में जब भी उसने अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, उसकी माँ या तो बड़ा हंगामा करती या फिर इस तरीके का यूज करती। उस टाइम उसने इसे सही समझा। वो नाखुश थी क्योंकि उसे अक्सर लगता था कि उसकी माँ उसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए वह अपनी सारी तकलीफ अपने पास रखती और अपनी माँ को खुश करने के तरीके सोचती। इस लाइफ में जब उसकी माँ उसे नजरअंदाज कर रही थी, उसे डांटने के लिए एक कम इंसान मिल गया। इससे भी बेहतर है। अपने कमरे में बैठकर ईवा सोच रही थी कि वो इस लाइफ को पूरी तरह से कैसे जी सकती है। उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, लेकिन उसे जूनियर हाई स्कूल में सीखी गई जानकारी का ज्यादा कुछ याद नहीं था। हालांकि इस टाइम जो लोग वोकेशनल सेकेंडरी स्कूल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे स्कूल गए थे, वे हाई स्कूल के लोगों से अधिक सक्सेसफुल थे। ईवा को पता था कि फ्यूचर में कॉलेज के स्टूडेंट की मांग होगी, क्योंकि हाई एजुकेशन का डिप्लोमा इंपॉर्टेंट होता है। ईवा ने अपने पूरे रूम में तलाशी की। उसे एक भी होमवर्क नहीं मिला, न ही जूनियर हाई स्कूल की बुक्स। ऐसे में वो कैसे पढ़ाई का रिवीजन करेगी ताकि हाई स्कूल में आगे बढ़ सके? ईवा ने इसके बारे में सोचा और सीधे रिया के पास गई। दीदी, मेरी सेकेंडरी 1 और 2 की बुक्स कहाँ गईं? रिया, जो आइसक्रीम खा रही थी, उसने ठंडी आवाज में कहा, वो तुम्हारी बुक्स है, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। ईवा ने कुछ बार रिया के आइसक्रीम को घूरा। तो क्या तुम्हारी बुक्स अभी भी हैं? क्या तुम मुझे अपनी सेकेंडरी 3 की बुक्स उधार दे सकती हो? रिया को लगा कि ईवा लालची है और उसकी आइसक्रीम पर नजर गड़ा रही है। उसने अपनी आइसक्रीम को तेजी से खाया और दर्द से उसके दांतों में ठंड लग गई। उसने कहा, मैंने अपने एग्जाम पूरी कर ली है, तो मम्मी ने मेरी बुक्स बेच दी। कुछ पैसे वापस मिलना भी अच्छा है। बिल्कुल, उस समय मम्मी ने ईवा की सेकेंडरी 1 और 2 की बुक्स भी बेधड़क बेच दी थी। मम्मी को ईवा को पढ़ाई जारी रखने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने इन बुक्स को रखने का कोई मतलब नहीं समझा। रिया इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोली, लेकिन ईवा, जो अपनी लाइफ में दूसरी बार अनीता से मिली थी, उसकी माँ का बिहेवियर अच्छी तरह जानती थी। क्या मम्मी ने मेरी बुक्स भी बेच दी? ईवा ने पूछा। रिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसे ये समझ नहीं आया कि वो बर्फ के कारण ठंडी हो गई है या ईवा के रिएक्शन से हैरान। मुझे कैसे पता? वैसे भी मेरी बुक्स तो चली गई है, उसने कहा। ईवा ने अपने होठों को भींचते हुए मजाक उड़ाया। उसे विश्वास नहीं था कि रिया इस मामले में कुछ नहीं जानती। तुम क्या करोगी? ये देखते हुए कि ईवा जा रही है, रिया ने जल्दी से उसे रोका। तुम्हारे कारण हमारे मम्मी पापा ने 3 दिन में 2 बार लड़ाई की है। क्या तुम उनके रिलेशन को और खराब नहीं कर सकती? साइड हो जाओ। ईवा ने रिया को धक्का देकर अपने कमरे में वापस चली गई। स्कूल शुरू होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था और उसे न सिर्फ सेकेंडरी 3 की पढ़ाई करनी थी, बल्कि सेकेंडरी 1 और 2 को भी संभालना था। बिना बुक्स के ये सब करना पॉसिबल नहीं था। अगर वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकती, तो उसे खुद पर भरोसा करना होगा। ईवा का कमरा बहुत छोटा था, इतना कि उसमें केवल एक बिस्तर ही आ सकता था, लेकिन ईवा ने अपने कमरे में एक छेद बना लिया था। 1980 और 1990 के घर 21वीं सदी के जैसे नहीं थे। ये सभी सीमेंट की जगह पर बने थे, जबकि ईवा का घर मिट्टी से बना था। आमतौर पर अनीता कभी भी ईवा को पैसे नहीं देती थी। फेस्टिवल पर जो पैसे उसे दिया जाता था, उसे हमेशा संदीप के पीछे से वापस ले लेती थी। संदीप के सामने ड्रामा करने के लिए अनीता जैसे लोग ईवा को अपने कटोरी से थोड़ी मिठाई दे सकते थे और फिर उससे उसे वापस रखने के लिए कह सकते थे। वो ईवा को पैसे देने के लिए कभी तैयार नहीं थी। अनीता नहीं, लेकिन संदीप कभी कभी थोड़े पैसे दे देते थे। ईवा उन्हें सेव करके रखती थी, क्योंकि वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इस टाइम उसकी यह सेविंग बहुत काम आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।